हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के कौन कौन से कारण होते हैं, उनके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें ये दो वर्ड समझना जरूरी है। एक होता है मायोकार्डियम और दूसरा होता है इन्फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मायोकार्डियम को समझते हैं। तो मायोकार्डियम होता क्या है? तो मायोकार्डियम इज द थिक मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। देखिए, हमारी हार्ट जो होती है उसे 3 लेयर से बना हुआ होता है। सबसे बाहर का होता है जो होता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। बीच का जो होता है उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। और जो सबसे अंदर का होता है उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो जो मायोकार्डियम होता है वो क्या होता है? जो हमारे हार्ट के 3 लेयर में से जो मिडल वाला लेयर होता है उस लेयर को हम कहते हैं मायोकार्डियम। और इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। मतलब क्या होता है कि किसी भी हमारे जो अफेक्टेड टिश्यूज होती है उसमें जब ब्लड की कमी होती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फ्रैक्शन। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द डिजीज ऑफ हार्ट। मतलब क्या होता है कि हार्ट का डिजीज है, किसकी वजह से होता है? ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। देखिए, हमारी जो देखिए हमारा हार्ट जो होता है वो हार्ट हमें ब्लड पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। लेकिन जो हार्ट में भी एक हार्ट को भी एक हमारी बॉडी का हिस्सा है, तो हार्ट को भी हमें ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होती है? वो होती है कोरोनरी आर्टरी। और अब जब कोरोनरी आर्टरी में किसी भी टाइप का ओक्लूजन आ गया हो, किसी भी टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और इसकी वजह से जब हार्ट में ब्लड पंपिंग नहीं होता है, हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता है, तो उस कंडीशन के से वजह से क्या होता है? हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। और इसकी वजह से क्या होता है? हमारे हार्ट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक। दोस्तों, हमारे हार्ट अटैक में क्या होता है? हमारे जो हार्ट होता है उसमें ही पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हार्ट अटैक। अब हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की डेफिनेशन को एक फिगर्स की मदद से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हार्ट है और इसका छेद करके बनाया हुआ है। देखिए, ये जो हमारी ये कोरोनरी आर्टरीज है, वो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के मायोकार्डियम मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल आर्टरी होती है वो पूरी तरह से ब्लड फ्लो करती है। लेकिन किसी भी टाइप का जब आर्टरी में कैल्सिफिकेशन हो या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो इसमें से जा रहा होता है वो डिक्रीज होके कहाँ कैसे इसमें से कम ब्लड फ्लो जाता हुआ है देखता है। देखिए, ये कोरोनरी आर्टरी हो गई, यहाँ पर क्या होगा? थ्रोम्बोसिस हो गया या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। ऑब्स्ट्रक्शन की मदद से क्या होगा? यहाँ से इस एरिया में प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो इस एरिया है वो हार्ट का डैमेज हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के कॉजेज़ के बारे में। हमें हार्ट अटैक किन कारणों की वजह से होता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी क्या होता है कि हमारी जो वेसल्स होती है, हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी में क्या होता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है। वो प्लेक किससे बना होता है? या फिर वो लिपिड या फिर फैट से बना होता है या फिर किसी अदर कंडीशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्लेटलेट एडिशन इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पर प्लेटलेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एक प्लेक फॉर्मेशन होता है और वहाँ से जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके बाद कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गई। देखिए, किसी भी वजह कारणों की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें स्पाज्म आ जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद कोरोनरी एम्बोलिज्म होता है। देखिए, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म दो टाइप के हमारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं नॉर्मली हमारी वेसल्स के अंदर। जो थ्रोम्बोसिस होती है वो कैसी होती है, किसी भी एक जगह पर प्लेक फॉर्मेशन होता है, वो दूसरी जगह पर जाता नहीं है। लेकिन जो एम्बोलिज्म होती है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है एक। लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है वो किसी भी जगह पर जाके कहाँ पर होता है, वो ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एम्बोलिज्म। वो एम्बोलिज्म अगर कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है तो उसे हम कोरोनरी एम्बोलिज्म कहेंगे। इसके बाद मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो गए। अगर किसी भी कंडीशन की वजह से हमारा जो मिट्रल वाल्व होता है वो प्रोलैप्स हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो मिट्रल वाल्व्स होते हैं वहाँ से क्या होता है, एक
जो कोरोनरी आर्टरी से होती है वहाँ उसकी ब्रांचेस निकलती है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया। तो दोस्तों ये कुछ थे इश्यमिक हार्ट डिजीज़ के कॉज। इश्यमिक हार्ट डिजीज़ यानी कि क्या होता है कि किसी भी हमें हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होने के किसी भी कोई भी कारण होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थे। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉडिफाई रिस्क फैक्टर ऐसे कौन कौन से होते हैं जिसे हम सुधार कर हमें हार्ट अटैक के चांसेस कम कर सकते हैं। इस कंडीशन को हम क्या है, मॉडिफाई रिस्क फैक्टर। मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स यानी क्या होता है, जो हार्ट अटैक के कोजेज़ के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उस कोजेज़ को हम क्या करते हैं, हम अपनी हैबिट से हम कम कर सकते हैं। तो उसको हम कहेंगे मॉडिफाई रिस्क फैक्टर। तो ऐसे कौन कौन से कोजेज़ है, सबसे पहले हो गया टोबैको। तो टोबैको हमें बॉडी के अंदर क्या करता है, हमें बॉडी के अंदर निकोटिन को इंक्रीज़ करता है, और निकोटिन क्या करता है, प्लेटलेट एडेशन में इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स जो है उसमें क्या होगा, प्लेटलेट ज़्यादा से ज़्यादा एडेशन होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, प्लेक फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हो गया टोबैको, जिसे हम अगर हम अपनी बॉडी में लेना डिक्रीज़ कर दे या फिर हम नहीं लेते हैं, तो उसके हार्ट अटैक होने का नहीं होता है। लेकिन किसी भी पर्सन में टोबैको वो ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है, तो इसकी वजह से निकोटिन ज़्यादा होगा, तो उसे हम कम कर सकते हैं। इसके बाद हो गया स्मोकिंग। स्मोकिंग भी हम अपनी तरीके से बंद कर सकते हैं। स्मोकिंग में भी सेम कोजेज है, निकोटिन इंक्रीज होता है, प्लेक एडेशन होता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हो गया ओबेसिटी। ओबेसिटी भी हम अपनी तरीके से वजन हम कम कर सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्लेक फॉर्मेशन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैट होता है, फैट में लिपिड होता है, और लिपिड होने की वजह से क्या होता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है। या फिर लो फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बैठी हुई लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, जिम नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और हमारी जो जॉब होती है वो पूरा दिन बैठने की जॉब होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हम हमारा बॉडी के अंदर जो प्रॉपर तरीके से जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन नहीं, मतलब इनएक्टिविटी एक इंक्रीज हो जाती है, हम फिजिकली इनएक्टिविटी होती है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, फैट ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लेक फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हो गया फूड। फूड यानी कि क्या होता है, हम बाहर का किसी भी टाइप का कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तेल या फिर घी हम खाते हैं, या फिर हम क्या होता है कि जंक फूड खाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, फैट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसे भी हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मॉडिफाई रिस्क फैक्टर, जिसमें क्या होता है, हम अपने तरीक़ों से हम कम कर सकते हैं और हम हार्ट अटैक का चांसेस रोक सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स की वजह से। तो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर क्या होता है, जिससे हम अपने तरीके से बंद या अपने हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले हो गया एज। अगर एज जो अभी क्या होता है कि जब कोई मेल पेशेंट की जब एज हो जाती है 45 उम्र या फिर उससे ज़्यादा, तो उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो फीमेल्स होती है उसमें 55 ईयर से ज़्यादा में फीमेल के जो पेशेंट होते हैं उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्स की। तो सेक्स में क्या होता है, कॉमन इन मेल होता है, क्योंकि देखिए जब कोई भी मैन होता है वो 35 से 45 ईयर्स के बीच में हमें हार्ट अटैक होने के देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल में हार्ट अटैक की उम्र सब ज़्यादा है, 45 से 55 साल के बीच में फीमेल को हार्ट अटैक आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक फीमेल होती है उसमें क्या होता है कि वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के जो हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज रहता है एज़ कम्पेयर टू मेल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल में। तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसमें क्या होता है, वो हमारा जो ब्लड होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा थिन करता है, तो इसकी वजह से फीमेल जो होती है उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक के चांस कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल में। फैमिली हिस्ट्री होगी, अगर किसी भी हमारी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो हमें भी हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये तो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं होता है और हार्ट अटैक होता है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक की पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। तो हमें हार्ट अटैक होता है, हमने कारण देख लिए कि इन कारणों की वजह से हमें हार्ट अटैक होता है, लेकिन वो हार्ट अटैक कैसे हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है तो हम सब देखते हैं। देखिए मैंने पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन में ही पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर ली थी, अगर आपने ध्यान दिया है तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या फिर कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया, या फिर हमें कोजेस देखे, रिस्क फैक्टर देखे। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या देखने को
मिलता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होने को देखने को मिलती है। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम आएगी। ऑक्सीजन सप्लाई की डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो कोई भी टाइप की टिश्यूज होती है उसमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और नेक्रोसिस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो दोस्तों जो हार्ट अटैक की पैथोफिजियोलॉजी है वो भी एकदम सिंपल है, आसान है, मैंने पहले भी आपको बता दी थी। तो अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक ही है। तो सबसे पहले हो गया हमारा चेस्ट पेन। हार्ट अटैक के पेशेंट में चेस्ट पेन होना कॉमन है। तो चेस्ट पेन की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है अब हम एक देखने वाले हैं। चेस्ट पेन तो कई कारणों की वजह से हो सकता है। अगर हमारी चेस्ट में मसल्स पेन है तो भी हम चेस्ट पेन होता है। अगर एसिडिटीज़ होती है तो उसमें भी चेस्ट पेन होता है। और किसी भी टाइप का इसोफेगस में भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन होने का कई सारे रीज़न है, लेकिन जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पेशेंट होता है, उसमें चेस्ट पेन कैसा होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पेन होता है वो किस तरफ होता है, जो बिहाइंड द स्टर्नम होता है। जो हमारा स्टर्नम होता है, हमारी बॉडी के बीच में जो स्टर्नम होता है उसके एग्जैक्ट पीछे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड अगर हमें पेन हो रहा है तो इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पे हमें हार्ट अटैक का पेन हो रहा है। और अगर जो पेन है वो रेफ़र हो के हमारी जो लेफ़्ट आर्म तक जा रहा है, हमारे जो लेफ़्ट आर्म होता है, अगर देखिए हम सबसे ज़्यादा जो हमारा हार्ट का पोर्शन होता है वो भी लेफ़्ट साइड होता है, और जो ब्लड सप्लाई सबसे पहले पहुंचते हैं वो भी लेफ़्ट साइड में पहुंच सकते हैं, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो पेन होता है वो सबसे लेफ़्ट आर्म की तरफ रेफ़र होता हुआ दिखाई दे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में हार्ट अटैक का जो पेन हो रहा है। इसके बाद पेन कैसा होता है, पेन ऐसा होता है कि जैसे हमारे छाती पर एक हाथी ने पाँव रख दिया हो, ऐसा हमें पेन होता है। तो ये हो गया हार्ट अटैक के चेस्ट पेन के कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो पेन होता है वो 10 से 20 मिनट तक रहता है। अगर 10 से 20 मिनट तक हमारी छाती पर हाथी ने पाँव रख दिया वैसा पेन होता है। स्टर्नम के पीछे पेन होता है, और जो पेन होता है वो आर्म में, लेफ्ट आर्म में रेफर होता है, तो उसका पेन जो है वो हम हार्ट अटैक का पेन है वो हम कह सकते हैं। और इस चेस्ट पेन के अलोंग में क्या होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, वीकनेस देखने को मिलते हैं, फेंटिंग देखने को मिलते हैं, बेहोशी जैसी कंडीशन देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसकी साइंस की हम बात करें तो हम ऐसी कौन कौन सी साइंस है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से हार्ट अटैक का ही पेन है। तो इसमें क्या होगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है जिसमें बीपी लगातार इंक्रीज़ होती है तो उसमें बीपी इंक्रीज़ होगी। और अगर शॉक का पेशेंट है तो उसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। और इसके साथ साथ हमें कार्डियक मरमर भी देखने को मिलेगा। कार्डियक मरमर एक हार्ट साउंड होता है जिसमें एक, अगर हम पाइप में से पानी निकल रहा है होता है, इससे पहले जैसा आवाज़ आता है तो इसके जैसा आवाज़ क्या होता है, हमें हार्ट की वेसल्स में भी हम हार्ट साउंड सुनेंगे तो उसमें मरमर सुनाई देगा। तो अगर ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक के ये जो सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के डायग्नोसिस की। हमें सिम्टम्स भी देखने को मिल गए, तो अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं या फिर जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक हुआ है। कोई भी डॉक्टर सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हो गया ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में डॉक्टर क्या क्या करवाता है, सबसे पहले ईएसआर करवाता है। तो ईएसआर में क्या होता है, ईएसआर ब्लड टेस्ट में इंक्रीज़ होने का देखने को मिलता है। ये सारे ब्लड में कब इंक्रीज़ होता है, किसी भी टाइप की हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है या फिर किसी भी टाइप का डिजीज़ होता है, तो इस कंडीशन में हमारा जो ईएसआर होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो उसमें क्या होता है कि जो एक कस्नली होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा आरबीसीज होता है उसमें जो आरबीसी सबसे नीचे आने का टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में किसी भी टाइप की इन्फ्लामेटरी कंडीशन का चांसेस इंक्रीज है। तो ये सर हमारा हाई होगा। इसके बाद ट्रोपोनिन टेस्ट करवाएंगे। तो ट्रोपोनिन टेस्ट में क्या होता है कि जो अगर हार्ट में किसी भी टाइप का हमें डिजीज़ होता है तो हमारा जो हार्ट्स होता है उसमें जो लेयर होते हैं वो ट्रोपोनिन का एंजाइम होता है, वो ट्रोपोनिन एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ा देता है, और वो
ट्रोपोनिन जो सिक्रेशन होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो अगर हम ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल्स में हमें ट्रोपोनिन प्रेजेंट दिखाई देता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेशेंट हार्ट अटैक का है, क्योंकि जब ट्रोपोनिन एंजाइम होता है वो ट्रोपोनिन एंजाइम सिर्फ हार्ट अटैक या फिर किसी भी टाइप का जो सीवियर हार्ट डिजीज़ होता है उसमें ही ट्रोपोनिन एंजाइम सीक्रेट होता है। इसके बाद हम LDH लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन जो है वो इंक्रीज होना देखने को मिलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से अभी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लड टेस्ट। उसके बाद ECG करवाएंगे कोई भी डॉक्टर। तो ECG में डॉक्टर क्या देखेंगे, तो ECG में देखते हैं कि देखिए हमारा जो नॉर्मल ECG होता है वो नॉर्मल ECG कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो ST सेगमेंट होता है वो एलिवेटेड नहीं होता है, लेकिन अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक का पेशेंट में ST सेगमेंट एलिवेटेड होता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो ECG होता है इसमें PQRST ऐसे करके वेव्स होते हैं। तो जो S और T के बीच में जो फासला होता है वो क्या होता है, एलिवेटेड, वो ऊपर की तरफ इशारा करता है। तो इसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में हार्ट अटैक हुआ है। और नॉन ST सेगमेंट भी होता है, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो ST सेगमेंट एलिवेटेड वाले होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के बारे में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको मोनाटास याद रखना होगा। वो एक सिंपल मेथड है जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया एम इज इक्वल टू मॉर्फिन हो गया। मॉर्फिन क्यों होता है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, हमें सिम्टम्स में देख लिया था कि जो चेस्ट पेन हो रहा है वो चेस्ट पेन हमारे छाती के ऊपर हाथी ने पैर रख दिया हो ऐसा चेस्ट पेन हो रहा है। तो इसकी वजह से पेन को रिलीव करने के लिए हम मॉर्फिन देंगे। इसके बाद O2 सप्लाई देंगे, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है हमारे सिम्टम्स में, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन देंगे। इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है कोई भी किसी भी टाइप का हार्ट से रिलेटेड पेन हो रहा है जिससे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहेंगे। तो एंजाइना पेक्टोरिस के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन देंगे और एक वेजोडाइलेटर भी है। तो इसके बाद हम देंगे एस्पिरिन। एस्पिरिन क्यों देंगे, अगर प्लेटलेट प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है और वहाँ पर प्लेटलेट एडिशन इंक्रीज हो रहा है तो उस प्लेटलेट एडिशन को डिक्रीज करने के लिए हम एस्पिरिन देंगे। इसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देंगे। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स यानी कि जो हम किसी भी टाइप का एम्बोलिज्म या फिर थ्रोम्बस हो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उस थ्रोम्बस को डिक्रीज कर तोड़ने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस हो गया हमारा थ्रोम्बोलाइटिक। इसके बाद हम देंगे एंटीकोगुलेंट देंगे। एंटीकोगुलेंट हमने आगे भी देख लिया, एस्पिरिन देंगे या फिर क्लोपिड्राजोल टैबलेट होती है वो भी देंगे। इसके बाद सीडेटिव देंगे पेशेंट को आराम के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारे हार्ट अटैक के कारण। इसके बाद उसके पैथोफिजियोलॉजी देखी, उसके रिस्क फैक्टर्स भी देख लिए, उसके सिम्टम्स देखे और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट देखी। तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।